हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज हम एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि मगध साम्राज्य पर चर्चा होती रहती है, कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो या अन्य वनडे एग्जाम, सभी में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये एक महत्वपूर्ण है कि आप लोग जान लो कि इस समय वैकेंसी आ चुकी है समीक्षा अधिकारी के, तो दिन रात पहली चीज़ तो ये है कि उसी पे लगा जाए और इसमें सफलता पाया जाए और पूरा विश्वास के साथ लग जाइए और उम्मीद है कि 100% इस बार सफलता मिलेगी। ये एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप जुड़िए और मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत बेटर मिलेगा यहाँ। और आज हम जो बताने जा रहे हैं मगध साम्राज्य की चर्चा करेंगे और उससे फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मगध साम्राज्य का कैसे उद्भव और विकास हुआ है, मगध साम्राज्य में कितने लोगों ने शासन किया है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले कौन थे, तो हर्यक वंश था। हर्यक वंश में कितने शासक हुए ये चीज़ मुझे बतानी है। फिर इसके बाद कौन वंश आता है, जैसे कि नाग वंश आता है, तो नाग वंश इसके विषय में हम चर्चा करें, कितने शासक आए और कैसे शासन किया है। फिर इसके बाद कौन वंश आता है, तो नंदवंश आता है, इसमें कितने लोगों ने शासन किया है, क्या भूमिका रही है, इस विषय में भी हम चर्चा करते हैं। और ये 15-20 मिनट में आप लोगों को मैं रटा दूंगा और इसके बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरा प्रयास यही है कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और, अगर बहुत अच्छा करना है तो विगत वर्ष के कम से कम 10 साल के पेपर जरूर सॉल्व करें, जिससे कि उससे क्या है क्वेश्चन का पैटर्न मालूम होगा। जब तक पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न मालूम नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं प्रयास करूंगा कि लेक्चर के बाद हम जैसे क्वेश्चन बने हैं विगत वर्ष में ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे आज मगध साम्राज्य की बात करते हैं। मगध साम्राज्य, अब ये जो मगध साम्राज्य है यहाँ पर देखो सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, तो हर्यक वंश। किस वंश ने किया शासन, तो हर्यक वंश। अब हर्यक वंश जो कि 3 शासक का नाम महत्वपूर्ण है, वो 3 शासक कौन है। नंबर 1 बिम्बसार, बिम्बसार, और नंबर 2 अजातशत्रु, अजातशत्रु, और नंबर 3 उदयन, और नंबर 4 लास्ट शासक है नागदशक। अजातशत्रु मित्रों, अभी देखो एक क्वेश्चन बताएं, हिंदी में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, अभी इसके विषय में भी बताएंगे। अब देखो ये जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश का पहला शासक पूछा जाएगा कौन था। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था, तो बिम्बसार था। बिम्बसार ने क्या किया कि काशी और अंग को विजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। कहाँ मिला लिया था, मगध साम्राज्य को मिला लिया। और इसने जो है और कहाँ पर अटैक किया था, कौशल राज पर किया। कौशल राज पर अटैक किया, कौशल को भी जीत लिया था, लेकिन वहाँ का राजा जो था महाकौशल, महाकौशल जो महाकौशल राजा था
इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। किसके साथ किया? अजातशत्रु के साथ किया। उसका नाम क्या था? महाकौशल्या देवी। महाकौशल्या देवी। जो महाकौशल्या देवी थी, ये कहाँ की थी? कौशल नरेश। और कौशल नरेश, इसका जो भाई था, यानी कि महाकौशल्या का जो भाई था वो प्रसेनजित था। कौन था? प्रसेनजित। ये बहुत शक्तिशाली शासक था प्रसेनजित। कहा जाता है कि प्रसेनजित ने एक बार अजातशत्रु को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? अजातशत्रु को। बाद में अजातशत्रु ने भी पराजित किया और बाद में दोनों में मित्रता होती, ये बाद की बात है। लेकिन अब सबसे पहले एक चीज याद रखना कि पूरे प्राचीन काल में ऐसा वंश कौन था जिसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता। पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करके और सत्ता प्राप्त करना। पहली बार ऐसा वंश आया था, ये हर्यक वंश, यानी कि बिंबिसार की जो हत्या की थी अजातशत्रु ने की थी। यानी कि उसने अपने पिता को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। जो बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म का पोषक था और कहा जाता है कि इसका जो राजवैद्य था जीवक था। कौन था? जीवक। जीवक को, अपने जीवक को एक बार प्रघोत के दरबार में भेजा था। राजा प्रघोत, ये उज्जैन का एक राजा था, उज्जैन का, उसका नाम था प्रघोत। कौन था? प्रघोत। उससे पूरा नाम मिलता चंड प्रघोत। तो प्रघोत के दरबार में भेजा। ये एक असाध्य रोग से पीड़ित था। जब उसको सही कर देता है तो यानी कि उज्जैन के राजा से और बिंबिसार की मित्रता हो जाती है। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, बिंबिसार ने अपना क्षेत्र विस्तार काफी बड़ा कर लिया था, यानी कई राज्यों को विजित किया और क्षेत्र विस्तार काफी बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच में इसके बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और हत्या करके यानी कि सत्ता अपने हाथ में ली। इसके दो ऐसे हथियार थे। अजातशत्रु कहा जाता है, अजातशत्रु हिंदी में एक शब्द होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, उसी का नाम कहा जाता है अजातशत्रु। लेकिन जैसा किया वैसा, टीट फाट टाइट, जैसों को तैसा, यानी कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। तो अजातशत्रु की हत्या भी उदयन ने की थी, यानी कि ये इसका पुत्र था। यानी कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने यानी कि अपने पिता की हत्या की, तो इसके साथ भी यही हुआ। यानी कि उदयन ने भी अपने पिता को मारा और मारकर सत्ता प्राप्त की थी। तो पहले अजातशत्रु की कहानी सुनिए कि अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद इसने जो है कई राज्यों को विजित करने का प्रयास किया था। इसने भी काशी को, एक बार काशी इसके हाथ से जा चुकी थी, लेकिन पुनः इसने विजित करके अपने राज्य में मिला लिया। यानी किसमें मिलाया था? हर्यक वंश, यानी किसमें मिला लिया था। दूसरी चीज कि इसने कौशल राज पर अटैक किया और वहाँ का राजा प्रसेनजित था। कहा जाता है कि प्रसेनजित ने पहले इसको पराजित किया, बाद में प्रसेनजित ने पराजित किया, दोनों के बीच मित्रता हो जाती है और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया था। अजातशत्रु के दो ऐसे हथियार थे जिस पर ये अटैक कर देता तो कोई बच नहीं सकता था। एक था रथमूसल। कौन था? रथमूसल यानी कि रथमूसल और शिलाकंटक। कौन था? शिलाकंटक। ये दो ऐसे हथियार थे जिस पे वार करता तो कोई बच नहीं सकता था। अजातशत्रु के, अब ये अक्सर एक बार क्वेश्चन अभी पूछा गया समीक्षा अधिकारी में कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस राजा के शासनकाल के समय प्राप्त हुआ था? तो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुई थी। यानी कि राजवर्ष, इसका जो राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और एक चीज और याद रखना कि इसी समय पहली बौद्ध संगीत हुई थी। पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी।
दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और चौथी कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। तो याद रखना, यानी कि पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय हुआ था? तो याद रखना, इसी के समय हुआ था, अजातशत्रु के समय। और इसको किस नाम से जाना जाता था? तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कुड़िक के नाम से किसको जाना जाता है? तो अजातशत्रु को जाना जाता है। अब हुआ क्या? वही कि अब इनकी दोनों की राजधानी याद रखना कि इसने जो राजधानी बनाई थी बिम्बसार ने, तो राजगिरह है या गिरब्रिज। कौन सी? या गिरब्रिज। कई बार पूछा गया है, गिरब्रिज, ठीक है। तो ये राजधानी बनाई, और यही राजधानी किसकी रही? अजातशत्रु की रही थी। यही राजधानी अजातशत्रु की भी रही। लेकिन उदयन जब ये बना, शासक बना, तो इसने राजधानी अपनी पाटलिपुत्र बनाई थी। कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र। अब एक चीज याद रखना कि पाटलिपुत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुसुमपुर। अच्छा, एक चीज और है कि कुसुमपुर ये है कहाँ पर? तो ये कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ? ये बिहार में। और पाटलिपुत्र को पटना नाम देने वाला कौन था? तो शेरशाह सूरी था। ये याद रखना, शेरशाह सूरी था। तो उदयन ने अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है मित्रों, तो ये चीज याद रखना। अब इसके बाद अंतिम जो शासक था नागदशक था। नागदशक, इसकी हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। किसने की? तो शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने हत्या करके एक नवीन वंश की नींव डाली थी। किस वंश की डाली थी? नवीन वंश की नींव डाली। अब देखो, फिर इसके बाद अब आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अब इसने क्या किया? 2 राज्यों को विजित किया। 2 राज्य कौन से? एक तो उज्जैन था। कौन था? उज्जैन। याद रखना, एक राज्य कौन था? पहला राज्य कौन था? पहला राज्य उज्जैन था। और दूसरा राज्य कौन सा? वश। वश की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कौन सी राजधानी थी? कौशाम्बी। इन दोनों राज्यों को विजित करके किसमें मिला लिया था? मगध राज्य में मिला लिया था। मगध राज्य यानी कि उसने अपनी राजधानी मगध में मिलाया। और इसने अपनी पहली राजधानी कौन सी बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई। पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। अब एक चीज रोज याद रखना कि पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई और यहीं से इसने अपना शासन किया था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जब राजधानी बनाई और यहीं से ये शासन कर रहा था। ठीक, इसके बाद इसका जो बेटा आता है वो काला शौक आता है। कौन आता है? काला शौक। कहा जाता है कि काला शौक के समय दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुई। पहली बौद्ध संगीत राजगिरह, दूसरी वैशाली। वैशाली यानी कि दूसरी जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ तो काला शौक के समय हुआ। काला शौक ने क्या किया कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी थी। कौन राजधानी रखी? पाटलिपुत्र रखी। फिर इसके बाद अब अगला शासक जो आता है नंदिवर्धन। नंदिवर्धन करके है। ये जो नंदिवर्धन आया है, नंदिवर्धन ये शासक आया। तो इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या याद रखना किसी के एक सेवक था। जो सेवक था इसका वो महापद्मानंद था। महापद्मानंद। जो महापद्मानंद था, एक बार भविष्यवाणी हुई थी कि निश्चित है ये कि एक दिन यहाँ पर शूद्र वंश का शासन होगा, मगध राज पर
शूद्र लोग शासन करेंगे। एक बार भविष्यवाणी हुई और वो भविष्यवाणी सत्य हुई। तो महापद्मानंद यानी कि नंद वंश, अब कहा जाता है नंद वंश का जो संस्थापक था कौन था? महापद्मानंद था, महापद्मानंद। अब देखो महापद्मानंद के विषय में बताएं कि महापद्मानंद ये एक शूद्र शासक था, और एक शूद्र शासक का एक कार्य क्या होगा? एग्रीकल्चर या पशुपालना। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने देखा कि यहाँ किसानों की बहुत गंभीर समस्या थी उस समय। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। अगर ये पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण करता सबसे पहले कौन था, प्राचीन काल में सबसे पहले नहरों को खुदाने वाला कौन शासक था? तो यही था कौन? महापद्मानंद। और इसकी जानकारी किसमें मिलती है? कई बार पूछा गया कि नहरों का उल्लेख किसमें हुआ, तो याद रखना हाथी गुफा अभिलेख में। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख। दूसरी चीज और कि इसी समय हाथी गुफा अभिलेख में एक चीज और मिलती है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें? आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है भारतवर्ष का उल्लेख, भारतवर्ष का उल्लेख। तो भारतवर्ष का उल्लेख अगर पूछा जाए किसमें हुआ है, तो याद रखना यही हाथी गुफा अभिलेख। अब एक क्वेश्चन फिर बनता है कि हाथी गुफा अभिलेख किसका था? तो याद रखना खारवेल का था। किसका था? खारवेल का। ये खारवेल कहाँ का शासक था? तो उड़ीसा का था। कहाँ का था शासक था? उड़ीसा का था। अब फिर एक क्वेश्चन बनता है कि एक बार एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो हुआ था यह भी कलिंग युद्ध, अगर कलिंग युद्ध की बात करें तो इसी में उल्लेख मिलता है जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसी में मिलता है। तो 3 क्वेश्चन हाथी गुफा अभिलेख से अक्सर बन रहे हैं। एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाता, जैसे कि नहरों का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख, भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग युद्ध का उल्लेख तो इसमें भी मिलता है। ठीक है। वैसे अशोक के जो 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 12वां नहीं 13वां शिलालेख, उसमें भी कलिंग युद्ध का उल्लेख हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद देखो महापद्मानंद ये बहुत शक्तिशाली, ये क्षत्रियों का नाश करने वाली उपाधि धारण की, परशुराम की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो यही था महापद्मानंद। वास्तव में बहुत महान शासक था महापद्मानंद, जो एक शूद्र शासक था। इसका जो बेटा था, इसका बेटा घनानंद हुआ। कौन हुआ? घनानंद। तो घनानंद जब ये गद्दी पर बैठा तो ये शासक अजीबोगरीब था कि इसका जो मेकअप होता था, जब दरबार में पहुंचता था, जो इस मेकअप करके पहुंचता था, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, यानी कि देखो दोनों। और वो ऐसा इस वजह से करके पहुंचता था कि दरबार में जाए और कोई हंस दे तो उसकी हत्या करवा दे। यहां तक कि कोई हंस भी नहीं सकता था। अगर किसी ने थोड़ा सा भी हंसा या मजाक उड़ा दिया तो उसकी मौत निश्चित है। और ये बहुत क्रूर शासक था। एक बार इसने अपने दरबार में एक आयोजन किया, और आयोजन किया तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महापुरोहित, जिसका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल, 3 नामों से जाने जाते हैं, और वो उस समय तक्षशिला के महापुरोहित थे। उनको दरबार में बुलाकर अपमान करना था। अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनकी हत्या कर देगा, इस तरीके का उसका विचार था। तो उसने एक बार दरबार का आयोजन किया। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे राजा का एक ये होता था सिंहासन, बगल में महापुरोहित का होता था। महापुरोहित एज ए प्रधानमंत्री और राजा। अब हुआ ये, जब दरबार में इसने उनको बुलाया, निमंत्रण भेजा, जब वो पहुंचते हैं चाणक्य, तो यहाँ पर राजा बैठा है, ये तो राजा बैठा है, यहाँ पर एक शूद्र शासक को बैठाल दिया था।
और जब चाणक्य पहुंचते हैं दरबार में, जैसे एंट्री होती है, तो यहाँ से जैसे एंट्री होती है तो सब लोग खड़े होकर हंसने लगे और बहुत मजाक उड़ाया। अब चाणक्य ने ये सोचा ये क्या हो रहा है। एक पल के लिए वो रुके और रुक कर उन्हें सब ये जब देखा तो वो भांप चुके थे। चूँकि बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उनने सोचा जरूर यहाँ पर कोई षड्यंत्र है। वो धीरज से जिस तरीके से एंट्री करे उसी तरीके से बैक हुए, और बैक होने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं और इस बात की उनने कसम खाई कि अगर मैंने तुम्हारा वंश को समाप्त नहीं किया तो मेरा नाम चाणक्य नहीं है। तो इसी वजह से लोग कहते हैं चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए। क्यों? चाणक्य ने हमेशा ये कहा है कि वार जब भी करना चाहिए जब अपने संसाधन मजबूत हों, और गांधी जी ने भी उनसे प्रेरणा ली थी। एक चीज़ याद रखना, गांधी ने चाणक्य से और जैन धर्म से, यानी दोनों से प्रेरणा ली थी। तो दोनों से प्रेरणा गांधी ने ली थी। गांधी ने क्या किया था कि समय पे वार किया था। गांधी ने जिस समय असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो उनके बहुत लोग विरोधी हो गए थे। तो गांधी ने कहा कि आप लोग मुझे नहीं समझ पाए, आज मैं आंदोलन क्यों वापस ले रहा हूँ। तो उस समय सी.आर. दास जैसे हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, मोतीलाल नेहरू, सब लोग अलग हो गए थे, इनसे छोड़ दिया था। गांधी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन गांधी कभी झुके नहीं, ना वो टूटे। उनने कहा ठीक है, जब समझोगे तब मालूम होगा। और वही गांधी जब 1942 में नारा दिया था डू एंड डाई, करो या मरो, तब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से ये कहा था, हे राष्ट्रपिता, आप वो समझ नहीं पाए कोई। आज मुझे लगता है कि आप में वो सारी शक्तियां थीं, सारे संसाधन थे, लेकिन आपने उस समय देखकर कि अभी मेरे कमजोर हैं। यानी कि अंग्रेजों के पास गांधी के अपेक्षा, यानी कि उस समय भारत में उतने संसाधन थे नहीं, तो इस समय गांधी का आंदोलन वापस लेना ही हितकर था। तो गांधी ने आंदोलन वापस लिया। लेकिन जब गांधी ने देखा मेरे पास संसाधन पूरे हैं, तब गांधी ने यही नारा 1942 में दिया था, और सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने उनको कहा था। तो ये चीज़ याद रखना। मेरा मतलब यही था कि यहाँ पर बताना कि गांधी ने चाणक्य से कुछ सीखा था, इसी वजह से, क्योंकि समय नहीं था उस समय, और चाणक्य ने वही किया। चाणक्य ने जान लिया अगर वो कुछ बोलता तो उसका तो पहले गणानंद का यही था कि उसे मरवा के फेंकवा देना। तो चाणक्य वहाँ से जब निकलते हैं तब तो ये गुस्से में आ रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे बदला लिया जाए। उसी समय एक राजकीलम नामक खेल कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें एक बच्चा जो था बहुत तेज था, वो बादशाह बनता था। जब निगाह पड़ी तो वो बच्चे को बुलाया और बोले कि तुम्हारा मालिक कौन है? तो उसने बताया कि फला फला है। तो उन्होंने कि मुझे ले चलो। जब वो गया वहाँ तो उसके पिता ने बेच दिया गया था, वो पिता ख़त्म हो गए थे उसके भाइयों ने बेच दिया था। तो एक चरवाह ने खरीद लिया था। तो जब उस चरवाह के पास पहुँचते हैं, बोले भाई ये बालक चाहिए। तो बोले बालक तो मिल जाएगा, लेकिन इसका 1000 का सपड़ लगेगा। यानी कि उस समय 1000 का सपड़ यानी कि आज का 1 करोड़ रुपया। तो महापुरोहित थे, उनके लिए तो खैर एक छोटी सी बात। तो उन्होंने उस बालक को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें तो बदला लेना था। और ले जाकर वो तक्षशिला ले गए और वहाँ पर उसको शिक्षा दीक्षा दिलाई। और शिक्षा दीक्षा दिलाने के बाद वही बालक ने, यानी कि बाद में अपने गुरु का जो ऋण था वो उतार दिया। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा दीक्षा उसको दिलाने के बाद एक बहुत योग्य बना दिया था। और जब अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मेरा कैसे अपमान हुआ, और उन्होंने कहा बेटा हर किसी का कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, पिता के पुत्र के साथ होता है, गुरु का शिष्य के साथ होता है, कि भाई तुम अच्छा करोगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो वही चीज़ हुई। और उसने उसी समय अपने गुरु से ये कहा मुझे बस आदेश दे दो, मैं अभी घनानंद के आपके चरणों के पास डाल देंगे। उन गुरु ने कहा ये जल्दबाजी नहीं की जाती है, और ये तुम फिर कर रहे हो, समय आने दो, हम लोग मिलकर कोई योजना बनाते हैं
और उसके दरबार पर अटैक करते हैं। तभी उसने अटैक किया और तीनों तरफ से मोर्चाबंदी की। एक तरफ भागने के रास्ता था, यहीं पे बिंदु मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य था, और उधर तीनों तरफ सेना लगी। जैसे भागता है उसको पकड़कर घसीट के अपने गुरु के चरणों पर डाल दिया और बाद में उसकी हत्या कर देता है। तो गुरु ने कहा कि वास्तव में आज मेरा मन ये करता है कि तुम्हें सम्राट बनाया जाए। तब ये आता है, पहले तो छोटे छोटे राज्यों पर लोग शासन कर रहे थे, लेकिन पूरे भारतवर्ष पर शासन करने वाला यानी कि पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मित्रों, आज हमने मगध साम्राज्य आप लोगों के एज ए कहानी रूप में बताया है। अगला मेरा टॉपिक फिर आपके बीच में आएगा। जब तक के लिए गुड नाइट।